Welcome to Manuvigyan. In this video, I'll be covering the first chapter of 11th class psychology textbook, which is What is Psychology? So this is a part 1 video. I'll be covering few topics in this video and the rest of the chapter I'll upload in the part 2 video. So what is psychology? साइकोलॉजी जो ये वर्ड है ना, जितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है उतना इंटरेस्टिंग इसका मीनिंग भी है। साइकोलॉजी ना एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड्स को मिला के बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगोस। सो साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट या फिर साइंस। सो साइकोलॉजी पहले डिफाइन होता था एज अ स्टडी ऑफ अ सोल। सो स्टडी ऑफ सोल को हम साइकोलॉजी पहले बोलते थे, लेकिन जैसे साइकोलॉजी डेवलप होती गई, साइकोलॉजी का जो फोकस था फ्रॉम स्टडिंग सोल, इट शिफ्टेड टू स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। तो साइकोलॉजी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट psychology is a science which studies mental processes, experiences and behavior in different context. अब ये जो definition है ना, इस definition में 3 important words आए। पहला mental processes। अब mental processes क्या होते हैं? mental processes हमारे states of consciousness होते हैं, हमारी awareness होती है। mental processes को अगर हम example देखें तो कैसे use कर सकते हैं? तब जब हम कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो या कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो या जब हम कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, इन सब में हमारे मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और हम उन्हें यूज करते हैं। मेंटल प्रोसेसेस या मेंटल एक्टिविटीज और ब्रेन एक्टिविटीज ये बहुत ही डिफरेंट है। भले ही बहुत सिमिलर साउंड करे, लेकिन ये काफी डिफरेंट है। हाँ, एक दूसरे के लिए म्यूचुअली ओवरलैपिंग जरूर है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है, राइट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म जो आती है वो है एक्सपीरियंसेस। पहली बात तो एक्सपीरियंसेस बहुत बार हमने सुन चुका है। एक्सपीरियंसेस एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, बहुत सब्जेक्टिव है नेचर में, है ना। हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। भले ही सिमिलर सिचुएशन 10 लोगों ने फेस की हो, लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस उस सिचुएशन के लिए डिफरेंट होगा। इसीलिए एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं, हर किसी का अपने अपने डिफरेंट होता है। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, वो हमारी अवेयरनेस में होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में एम्बेडेड होते हैं। अब एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस भी करते हैं और इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, हमारे स्टेट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट एक और जो टर्म थी हमारी डेफिनेशन में, वो थी हमारा बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है? जो बिहेवियर होते हैं ना, वो हमारे रिएक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी सिचुएशन या किसी एक्टिविटी के लिए। अब ये जो बिहेवियर्स होते हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे हम बिहेवियर देख लेते हैं किसी का जो हमें समझ में ही नहीं आता कि कोई पर्सन ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड करके गया। और कभी शॉर्ट भी हो सकते हैं, एंड्यूरिंग भी हो सकते हैं। अब बिहेवियर्स ना ओवर्ट और कोवर्ट भी हो सकते हैं। ओवर्ट बिहेवियर्स वो होते हैं जिनको हम आउटवर्डली देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत खुश है ना, तो हम देख के कई बार समझ जाते हैं कि कि वो पर्सन बहुत चर्पी है, बहुत हैप्पी है, स्माइल कर रहा है, खुश है, तो हम बता सकते हैं कि वो पर्सन अच्छे मूड में है। लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत गुस्से में है, तो कभी कभी हमें पता चल जाता है ना कि जोर से कभी कभी सामान पटक रहे हैं, या फिर बाहर दरवाजे से बाहर जा रहे हैं या रूम से बाहर जा रहे हैं, तो जोर से दरवाजा पटक कर जा रहे हैं, मतलब स्लैम करके जा रहे हैं डोर को। तो ये एक तरह के ओवर्ट बिहेवियर्स हैं। और दूसरे होते हैं कोवर्ट बिहेवियर्स। कोवर्ट बिहेवियर्स इंटरनल होते हैं, और जिस तरह से हम ओवर्ट बिहेवियर को सामने वाले पर्सन में देख सकते हैं, कोवर्ट बिहेवियर को वैसे नहीं देख सकते।
वो इंटरनल होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का। अब जो साइकोलॉजी है ना, वो काफी हद तक ये हमें समझाने की कोशिश करती है, हमें बताने की कोशिश करती है कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है और कैसे जो हमारे डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें ना एक काफी थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक आता है, वो है साइकोलॉजी एज अ साइंस एंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। अब हम साइकोलॉजी को साइंस की तरह देखें या सोशल साइंस की तरह देखें, वो खैर हम चीज को आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब जो साइकोलॉजी है, इतना कुछ हमने साइकोलॉजी के बारे में जान लिया, साइकोलॉजी के वर्ड का मीनिंग समझ लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली, उसके भी वर्ड मीनिंग्स देख लिए। अब साइकोलॉजी कहाँ से बनी, कैसे आई, सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी या सबसे पहले साइकोलॉजी आई कहाँ से, ये भी तो जानना जरूरी है। तो साइकोलॉजी एक्चुअली काफी ओल्ड डिसिप्लिन है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो साइकोलॉजी की सबसे पहली यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी जो साइकोलॉजी की वो बनाई गई थी जर्मनी में लिप्जिंग जर्मनी में, और वो बनाई थी विलियम वून ने। नेक्स्ट जो काफी डिबेटेबल टॉपिक आ रहा था, साइकोलॉजी एज अ साइंस और सोशल साइंस। अब साइकोलॉजी साइंस है या सोशल साइंस, आई वुड लाइक कि आप लोग जो भी व्यूअर्स ये वीडियो को देख रहे हैं 2 मिनट इसको पॉज करें और सोचें कि साइकोलॉजी साइंस है या सोशल साइंस है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में फॉर श्योर बताऊंगी, या टॉपिक को देखते देखते आप खुद ही समझ जाएंगे। बट हाँ, एक बार आप खुद से सोच के जरूर देखना कि साइकोलॉजी साइंस है या फिर सोशल साइंस है। सो साइकोलॉजी साइंस कैसे है? पहली बात तो ये कि साइकोलॉजी को अगर हम साइंस कह भी रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अगर बोल रहे होंगे कि साइकोलॉजी साइंस है तो जरूर साइंस और साइकोलॉजी के बीच में कोई रिलेशन होगा, तभी हम साइकोलॉजी को साइंस की तरह मान रहे हैं, है ना। साइंस क्या है? अब जब भी कोई साइंस में जो भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है या फिर कोई भी न्यू डेवलपमेंट आती है, वो कैसे आती है? जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक सेट प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो धीरे धीरे ऐड ऑन होते जाते हैं, और वो हम बोलते हैं कि साइंस डेवलप कर रहा है, साइंस में डेवलपमेंट्स हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। ऐसे ही साइकोलॉजी में भी होता है। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी में कि अगर वो साइंस हम बोल रहे हैं तो उसमें कुछ फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी ऐसे सब हमने डाल दिया। साइंस की तरह साइकोलॉजी भी अपने कॉन्सेप्ट्स को जब डेवलप करता है, जब साइकोलॉजी में डेवलपमेंट्स होती हैं तो साइकोलॉजी भी एक फिक्स, एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करता है उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। अब साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हम कई तरह के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले, या फिर एक रिसर्च हुई है उसमें हम बोले कि क्या चॉकलेट खाने से बच्चों में एग्रेशन बढ़ता है, या ज्यादा मीठा खाने से बच्चों में एग्रेशन बढ़ता है। तो ये एक तरह का स्टडी का टॉपिक हो सकता है ना। जैसे कि इसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स को, कुछ एक पर्टिकुलर एज के स्टूडेंट्स को एज अ पार्टिसिपेंट ले सकते हैं। उनको हम हो सकता है कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने उन्हें चॉकलेट दी, ठीक है, और फिर हमने उनका बिहेवियर पहले ऑब्जर्व किया और एक सर्टेन अमाउंट तक हमने उनको फॉर एग्जाम्पल 1 महीने के लिए हमने रोज बच्चों को चॉकलेट दी,
ये एक बहुत ही रॉ सा एग्जाम्पल है, ऐसा कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसी कोई रिसर्च हुई है, बहुत जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो 1 महीने तक रोज हमने बच्चों को एक पर्टिकुलर अमाउंट में, ज़्यादा नहीं बट हाँ एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमने बच्चों को चॉकलेट खिलाई 1 महीने के लिए, रोज थोड़ी थोड़ी चॉकलेट ही खिलाई। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये चॉकलेट देने से पहले और चॉकलेट देने के बाद, यानी ये बीच में जो हमने इंटरवेंशन दिया चॉकलेट देने का, उससे पहले और उसके बाद हम बच्चों का बिहेवियर मेजर करेंगे कि पहले बिहेवियर कैसा था और 1 महीना जो हमने बच्चों को चॉकलेट खिलाई है इन सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट और एक्सेप्टेबल अमाउंट, उसमें क्या डिफरेंस आया है, क्या बच्चों का एग्रेशन बढ़ गया है या कम हो गया है या फिर कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ, ये रिसर्च जो हुई, ये एक तरह से उसी तरह हुई जिस तरह से साइंस में होती है। साइंस में एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, पहले किसी कॉन्सेप्ट की थ्योरी होती है, उसको साइंटिस्ट पढ़ते हैं, उसमें उनको ड्रॉबैक्स दिखते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि क्या हम इस कॉन्सेप्ट को किसी और कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद वो एक हाइपोथेसिस फॉलो करते हैं, अभी इसको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगी। फिर वो एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, उस पे वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक रफ सा मैंने बताया कि ऐसा प्रोसीजर होता है। साइकोलॉजी में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है, राइट। साइकोलॉजी भी एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करती है साइंस की तरह, तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि साइकोलॉजी साइंस भी है। साइकोलॉजी ऐसे ही जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं साइकोलॉजी में, वो ऐसी हवा में बातें नहीं कर देते, उनका एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जो वो फॉलो करते हैं, और उसके बाद ही वो, अगर वो प्रूव होता है तभी वो आगे बढ़ता है, उसको एज अ डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता है। अब इस स्लाइड में एक टर्म आपको दिख रही होगी जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, वो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। अब क्या हुआ था ना कि साइंस में जितनी भी साइकोलॉजी में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, अगर हम उसको एज अ साइंस देखें तो साइकोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई थी, वो डिकार्ड्स के वर्क से इन्फ्लुएंस थी, ऑल्सो फिजिक्स से भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस थी, और तभी एक टर्म थी हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। अब ये मॉडल क्या बोलता था, ये मॉडल ये बोलता था कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपके पास उसके लिए एक थ्योरी है, यानी अगर आपके पास एक थ्योरेटिकल बेस है किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप उस पर अपनी साइंटिफिक एडवांसमेंट कर सकते हो। अब थ्योरी क्या होती है, थ्योरी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि सर्टेन फिनोमिना को, एक पर्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ों पे थ्योरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल बिहेवियर की बहुत सारी थ्योरीज होंगी जो बताएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना। ऐसी हमारे एक्सपीरियंसेस पे भी बहुत सारी थ्योरीज होंगी कि हमारे एक्सपीरियंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर भी काफ़ी थ्योरीज होंगी कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या इंक्लूड करते हैं, हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या व्यूज़ दिए हैं हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे। तो इस तरह से ये जो कुछ फिनोमिना है, बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, फिनोमिनाज पे थ्योरीज होती हैं। अगर हमारे पास एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल बेस है, तो हम उस फिनोमिना को, उस फिनोमिना पर अपने साइंटिफिक एडवांसमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि उस थ्योरी पे बेस्ड जो साइंटिस्ट होते हैं ना, अपना एक हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस जो होता है ना, वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
अब हम यही एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम पहले समझ रहे थे, वो ये कि चॉकलेट कंज्यूम करने का एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा चॉकलेट कंज्यूम करने का इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड्स एग्रेशन, या फिर ऐसा ही कुछ लेते हैं कि स्टूडेंट्स कितना इन्फ्लुएंस होते हैं अगर उनको एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा चॉकलेट्स दिया जाए या मीठा दिया जाए, तो क्या उनका एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता है कि नहीं। ठीक है, तो ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया। अब ये सच भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बच्चे मीठा खाएं तो उनका एग्रेशन बढ़ जाता है, उनका एग्रेसिव बिहेवियर इंक्रीज होने लग जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा मीठा खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, कुछ भी, तो उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो कम हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि उस पर कोई इन्फ्लुएंस ना आए, मतलब मीठा खाने से, सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा मीठा खाने से उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा मीठा खाने से एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता है स्टूडेंट्स में या चिल्ड्रन में, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये थ्योरी पे बेस्ड है, ये हाइपोथेसिस है। अब ये स्टेटमेंट सच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए मैं एक पूरा एक्सपेरिमेंट करूंगी, एक पूरा रिसर्च करूंगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ये मैंने स्टेटमेंट दे दी। अब क्या होगा, अब इससे पहले तो मैं एक अपना पॉपुलेशन डिसाइड करूंगी कि इतने एज के बच्चों पर मैं अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगी, और उसमें से फिर मैं सैंपल लूंगी कि इतने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्कूल के मैंने स्टूडेंट्स ले लिए, या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट से ले लिए, एक सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मैं एज ए पार्टिसिपेंट्स लूंगी। और पार्टिसिपेंट्स लेने के बाद या तो अब इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की तरह यूज करें। ऐसा भी हो सकता है कि चिल्ड्रन की जगह हम एडल्ट्स पे ये देख लें, या फिर हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन पे देख लें। तो ठीक है, तो इसी तरह से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। तो ये जो सारा का सारा मैंने बताया, ये जो सारा प्रोसीजर फॉलो होता है, वो एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। वो ऐसे ही जब भी उसका रिजल्ट आएगा, वो ऐसी हवा में ही बातें नहीं कर दी जाती, वो एक साइंटिफिक एक सेट ऑफ प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया गया, जो कि साइकोलॉजी में भी होता है। इसीलिए हम साइकोलॉजी को साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। स्टेटमेंट को या फिर इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए ये एक पॉइंट है, वो ये है कि साइंटिफिक प्रोसीजर्स को यूज करके हमारे साइकोलॉजिस्ट ने काफी डेवलपमेंट्स किए हैं, जैसे लर्निंग में, मेमोरी में, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इन सब चीजों में साइंटिफिक प्रोसीजर्स का यूज करके रिसर्चेस हुई हैं और काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी अप्रोचेस या रिसर्चेस होती हैं, जैसे कि हमारे मतलब एवोल्यूशनरी, मतलब जैसे जैसे एवोल्यूशन होता आ रहा है, किस तरह से वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस चीज पर भी काफी रिसर्चेस हुई हैं। और ये जो हमारी एवोल्यूशनरी अप्रोच, जो हमारा बायोलॉजिकल साइंसेस से डिराइव्ड है, बायोलॉजिकल साइंसेस का कहीं ना कहीं पार्ट है, ये यूज किया गया है साइकोलॉजी में काफी डाइवर्स तरह से, जैसे कि अटैचमेंट और एग्रेशन, इन फिनोमिनन को समझने के लिए। तो काफी सारी चीजों में एवोल्यूशनरी अप्रोच जो कि बायोलॉजिकल साइंसेस से आई है, उसका भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है साइकोलॉजी की डेवलपमेंट्स में। तो ये सारा तो था कि साइकोलॉजी साइंस कैसे है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है जानना कि साइकोलॉजी सोशल साइंस कैसे है। साइकोलॉजी को सोशल साइंस कहना काफी ऑब्वियस है,
क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर से डील करती है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, राइट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग एज ह्यूमंस सिर्फ अपने सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से ही इन्फ्लुएंस नहीं होते, मतलब हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, सिर्फ वो ही हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता, सिर्फ इन्फ्लुएंस ही नहीं करता, वो हमें बनाता भी है। हम कहीं काफी हद तक हमारे जो बिहेवियर होते हैं वो हमारे सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, राइट। तो वो हमें सिर्फ इन्फ्लुएंस ही नहीं करता, हमारे बिहेवियर को क्रिएट भी करता है। सो एक इंडिविजुअल पे उसके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का, उसके सोशल एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। इसीलिए साइकोलॉजी को सोशल साइंस काफी बोला जाता है, क्योंकि हम एक पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम साइकोलॉजी देखें तो हम एक पर्सन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। वो समझने के लिए ये भी तो समझना बहुत जरूरी है ना कि वो बिहेवियर आया कैसे, वो बिहेवियर बना कैसे। अगर एक पर्सन ने इस तरह से रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स दिया, तो क्यों दिया, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो काफी हद तक हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, राइट। अच्छा, ये तो हो गया एक तरह का जस्टिफिकेशन कि साइकोलॉजी सोशल साइंस क्यों है, और ये काफी ऑब्वियस सी बात भी थी। अब जो साइकोलॉजी है ना वो ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस से डील करता है काफी सारे सोशल सिचुएशंस में भी। अब हमने देखा कि जो साइकोलॉजी है, जैसे साइकोलॉजी की डेफिनेशन में भी देखा कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने की कोशिश करता है, मेंटल प्रोसेसेस को भी ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को जब स्टडी करता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटी, हमारा सोशल एनवायरनमेंट, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो बेसिकली ये वही स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन है कि साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है। Psychology is a social science with focus on the individuals and communities in relation to their socio-cultural and physical environment. जो साइकोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है जो फोकस करता है इंडिविजुअल्स पे और इंडिविजुअल्स की कम्युनिटीज पे, कि इंडिविजुअल और कम्युनिटीज हमारी सोशल एनवायरनमेंट पे, हमारी सोसाइटी से कैसे। अब आता है एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। अब ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो। अब क्या होता था ना, काफी लोग क्या, जो हमारे साइंटिस्ट होते थे, हमारे काफी साइकोलॉजिस्ट होते थे, वो ये सोचते थे, ये समझते थे और ये बताते थे कि जो हमारा माइंड और ब्रेन है वो एक ही है। तो एक यूनिफाइड थ्योरी होती थी कि माइंड और ब्रेन अलग नहीं है, वो एक ही है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेस होती गई, हमारा न्यूरो साइंस जो है वो डेवलप होता गया, वैसे वैसे हमें पता चलता गया कि माइंड और ब्रेन, पहली बात तो दोनों अलग अलग है। अच्छा आप ही बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि आपका ब्रेन कहाँ है, आप लोग क्या करोगे, अपने हेड की तरफ पॉइंट करोगे, राइट। बता सकते हो कि आपका माइंड कहाँ है? नहीं, क्योंकि माइंड हमारे बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, राइट। जो ब्रेन है वो एक फिजिकल एंटिटी है, लेकिन माइंड एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, ठीक है। इसको भी हम और आगे पढ़ेंगे प्रोबेबली अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में, इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लेते हैं कि माइंड और माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग होते हैं। अब काफी सारे रिसर्चेस हुए, न्यूरो साइंस, काफी सारे रिसर्चेस हुए
और उन्होंने ये बताया कि बहुत मेजरली हमारा जो माइंड होता है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। पहले तो माइंड और बिहेवियर के बीच में एक रिलेशन होता है और वो हम जो हमारा माइंड है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ना। ऐसी एक स्टडी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वो स्टडी जो हुई थी वो ऑर्निश ने की थी। ऑर्निश ने एक स्टडी की जिसमें काफ़ी स्टडीज़ की और उन्होंने अपने पेशेंट्स पर ये स्टडीज़ की। उन्होंने क्या किया, जो उनके पेशेंट्स थे जिनकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई थी और उन्हें स्टंट डला हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पेशेंट्स को बोला कि आप विजुअलाइज करो कि आपकी आर्टरीज, जो आपके आर्टरीज में स्टंट है वो धीरे धीरे हट रहा है और आपकी जो आर्टरीज ब्लॉक्ड है वो फिर से ठीक हो रहे हैं। उन्हें विजुअलाइजेशन कराया, ठीक है। तो इन दीज स्टडीज अ पर्सन विद ब्लॉक्ड आर्टरीज वाज मेड टू विजुअलाइज दैट ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू हर और हिज ब्लॉक्ड आर्टरीज। मतलब वो आर्टरीज ब्लॉक नहीं है, उनमें से ब्लड फ्लो कर रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और जैसे उन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट की, एक्चुअली में थोड़े टाइम के बाद प्रैक्टिस किया, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको एक रिलीफ लगने लगा, सिग्निफिकेंट रिलीफ लगने लगा उन पेशेंट्स को, और जो उनका ब्लॉकेज थी वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो गई, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताया कि उन्होंने मेंटल इमेजरी का यूज़ किया। दैट मीन्स उन्होंने इमेजेस जनरेट किए, क्रिएट किए अपने माइंड में, ठीक है। और अच्छा, काफ़ी लोगों को अगर पता हो, इसी तरह का इमेजरी का कॉन्सेप्ट हम लोग एक और जगह यूज़ करते हैं, वो है फोबियाज के ट्रीटमेंट में। तो फोबियाज जिन्हें होता है, एक टेक्निक यूज़ होती है विच इज़ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। उस टेक्निक में भी हम लोग इमेजिन करवाते हैं, वो स्टेज वाइज होता है, उसमें भी हम इमेजिन करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाइट का फियर है, ठीक है, तो हम लोग उन्हें इमेजिन करवाएंगे कि सोचो आप एक फ्लोर, एक बिल्डिंग है और आप उस बिल्डिंग में स्टेयर से चढ़ रहे हो धीरे धीरे और आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए और अब आप यहाँ से बालकनी से नीचे देखोगे, ठीक है। तो बेसिकली उस पर्सन को हम पूरा प्रॉपरली एक मेंटल इमेज के थ्रू हम उस पर्सन को वो सीन वो क्रिएट करवाते हैं। और जब उस पर्सन को एंजाइटी होने लगती है या वो पर्सन अनईजी फील करने लगता है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे गए, अगर उस पर्सन को काफ़ी जो फियर है, जो फोबिया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, सिवियरिटी ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को अगर फर्स्ट फ्लोर पे हमने उसको इमेजिन करवाया कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के गए, फर्स्ट फ्लोर पे गए और अब आप बालकनी से नीचे देख रहे हो, अगर उस पॉइंट पे वो पर्सन को अनईजीनेस फील होने लगती है, अनकंफर्टेबल होने लगता है पर्सन, तो हम उस पर्सन को रिलैक्सेशन देते हैं, एज इन मसल रिलैक्सेशन दे सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशंस होते हैं, तो वो दे सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है जिसमें इमेजरी का यूज होता है, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जांपल था। तो इस एग्जाम्पल से और ये जो हमारी ऑर्निश ने जो स्टडी की थी, इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि हमारे माइंड और बिहेवियर में एक रिलेशनशिप तो ज़रूर होता है ना। ऑर्निश की स्टडी में भी अगर हम देखें तो उन्होंने मेंटल इमेजेस बनाए और जैसे उन्होंने मेंटल इमेजेस बनाए, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम तक वो ये करते रहे, वो ये प्रैक्टिस करते रहे, तो उनके बॉडी में चेंजेस आने लगे। उनकी जो ब्लॉक्ड आर्टरीज थी, उनका जो जैसे हमने पढ़ा ना कि जो डिग्री ऑफ ब्लॉकेज थी उनकी, वो
सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने लगी, कम होने लगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे माइंड में और हमारे बिहेवियर में दोनों में काफी सिग्निफिकेंट, काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। अच्छा, एक और चीज, एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं। आजकल आप लोगों ने काफी सुना होगा, खैर काफी टाइम से ही सुना होगा, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के बारे में, पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में, अच्छा विजुअलाइज करने के बारे में, है ना। काफी लोग इस बारे में बात करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इसी का ही तो पार्ट है। हम अपने माइंड में एक अच्छी इमेज क्रिएट करते हैं, एक सूदिंग इमेज क्रिएट करते हैं कि अगर हमें रिलैक्स होना हो तो हम कैसे सूदिंग इमेज क्रिएट करेंगे कि हम लोग एक सुंदर से गार्डन में है, घास है और सुंदर फ्लावर्स हैं, बहुत खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छा सा एक एनवायरनमेंट है। तो ये सब चीजें क्या है, ये हम अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हैं, इसकी हम एक इमेज बना रहे हैं, है ना, विजुअलाइज कर रहे हैं इसको। और इसका हमारे बिहेवियर में कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है? हमारा जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो रहा है ना। हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं, हैप्पी फील करने लगते हैं, काम फील करने लगता है। तो we can say that mind and behavior have a relationship and a significant relationship। ठीक है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट और बहुत लंबा सा वर्ड आता है, वो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अगेन, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, पहले डेफिनेशन से समझते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है कि हमारा जो साइकी होती है, हमारा जो माइंड होता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो ऐसा भी बहुत बार हुआ गया है कि हमारा जो माइंड है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। हमारा माइंड, हमारा थिंकिंग हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन भी कर सकता है और वीक भी कर सकता है, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, और ये हम इनफैक्ट काफ़ी खुद के लिए भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि अगर हमें ऐसा अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो टर्म है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसका एम्फेसिस है, ये बताता है कि हमारे माइंड का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है। टॉपिक आता है इस वीडियो का, जो है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंट टाइप के नोशंस हैं जो हमें सुनने में आते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। So we try to understand why someone behaved in the manner he or she did and come up with the ready explanations। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्सन ने ऐसा बिहेव क्यों किया, है ना। लेकिन जब हम समझने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी का पॉजिटिव बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं या नेगेटिव बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उसको समझने के लिए हम एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि इस पर्सन ने ऐसे बिहेव किया क्योंकि हो सकता है इस पर्सन का मूड आज अच्छा हो, या इस पर्सन ने ऐसे बिहेव किया कि हो सकता है इसका मूड आज खराब हो, है ना। अब ये जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं किसी के बिहेवियर के लिए, इनमें ना एक डिफरेंस है। कैसे? हमारे जो एक्सप्लेनेशंस है ना, या तो वो हमारे कॉमन सेंस पे बेस्ड हो सकते हैं या हमारी साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड हो सकते हैं, है ना। अब कॉमन सेंस बड़ा कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार सुना है और बहुत बार हम लोगों को बोलते भी हैं। अब ये होता क्या है, कॉमन सेंस ना एक हिंडसाइट पे बेस्ड होता है, एक आफ्टर थॉट होता है जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है।
लेकिन साइकोलॉजी जो कि एक साइंस वो बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करती है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी साइंस है, तो साइकोलॉजी में जितने भी नोशंस होते हैं, या बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी हमें पढ़ने के लिए आते हैं, वो कॉमन सेंस बेस्ड नहीं होते हैं। हर कॉन्सेप्ट का, हर एडवांसमेंट का, हर डेवलपमेंट का एक साइंटिफिक बेस होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में कॉमन सेंस नहीं यूज होती, कॉमन सेंस के बेसिस पे साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। साइंटिफिक नॉलेज या कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे साइकोलॉजी में होते हैं, जनरेट होते हैं, वो कॉमन सेंस से काफ़ी अलग होते हैं। वो कॉमन सेंस बेस्ड नहीं होते हैं, उनका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो होता है, और जिनके बेसिस पे वो रिसर्च कंडक्ट की गई होती है, और जिनके बेसिस पे वो कॉन्सेप्ट बना होता है, राइट। लिखा भी हुआ है कि साइंटिफिक नॉलेज जनरेटेड बाय साइकोलॉजी ऑफन रन्स अगेंस्ट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से कहीं दूर होते हैं क्योंकि इनका एक साइंटिफिक बेस होता है। ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक्स एंड पाम रीडर्स से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनका वर्क डिफरेंट होता है, उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है। कैसे? क्योंकि वो सिस्टमैटिकली पहले तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और वो जो प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं जिस डेटा से, वो जो ह्यूमन बिहेवियर के लिए होता है, वो ऐसे ही मतलब वो कॉमन सेंस बेस्ड नहीं होता है, वो एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके डेवलप किया गया होता है, राइट। So this was all about the part 1 of the video. I'll be covering the other parts of the chapter in the other parts of the video. So make sure you hit that like button, subscribe to the channel, and also do let me know in the comments whether you understood the concepts or not, or is there anything that you want me to add up. I will surely consider your suggestions.